ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा एक दफ़ा दोबारा काइंडली कंफर्म करो। ओके अच्छा बेटा, बिफोर आई स्टार्ट टुडे, स्टार्टिंग से पहले आज हम जितना कुछ सीखा था उस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो, एक स्टेप आज और सीखो, आपका एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा सेल्स टैक्स के कंप्यूटेशन का। तो इंशाल्लाह आज हम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह आज हम सेल्स टैक्स में एडवांस्ड लेवल के कैटेगरी में भी आ जाएंगे, और फिर जितने पास पेपर्स होंगे उन पास पेपर में सिर्फ ट्रांजैक्शन ही समझनी पड़ेगी, एनालाइज करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, मगर मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री के हवाले से, सीए इंडस्ट्री के हवाले से एक न्यूज़ भी देना चाहता हूँ, और इसमें चूँकि कंट्रीब्यूशन मेरा है तो इस वजह से आई एम द ओनली सोर्स जो आपको ये बात बता सकता है, और वो ये है कि आजकल आर्टिकलशिप के चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, ऐसे है ना, तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो अब अल्दो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है इस सेंस में कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं। अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि मैं टैक्स ऑफिसर हूँ और सीनियर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी एक देरीना ख्वाहिश थी कि आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज़ टैक्स डिपार्टमेंट्स में भी खोली जाएं, ठीक है, वहाँ पे भी आर्टिकल्स का ऑप्शन दिया जाए बच्चों को। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जिस डिपार्टमेंट में मैं खुद हूँ इस वक्त, वो सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। मैं बेसिकली बिहार से मेरा ताल्लुक है, बट तकरीबन 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी सर्विसेज प्लेस की एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और मुझे अपॉइंट किया गया एज कमिश्नर इन सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मेरी पहली वन ऑफ माय अर्लीस्ट एफर्ट्स ये थी कि मैं गवर्नमेंट को कन्विंस करूं कि सीए के स्टूडेंट्स को आप अपने पास टैक्स डिपार्टमेंट में ऑडिट के विंग में आर्टिकलशिप में लो। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको समझ नहीं थी, तो बड़ा मतलब स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल तो करनी पड़ी, और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बिजनेस स्टूडेंट होने की वजह से मुझे सेलिंग भी आती है, सेलिंग, तो सेलिंग के लिए मैंने होमवर्क कर लिया था। और बताना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे आई वाज एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट, दे हैव गिवन द गो हेड। अब पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज यानी टैक्स डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप की भी शुरुआत होने जा रही है, और इसमें गवर्नमेंट को तो मैं कन्विंस कर गया हूँ। अब मेरा कमिंग मंडे पे राब्ता होगा आईकेप से, और मुझे पता है आईकेप भी वेलकम करेगा, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। मैंने देखा कि जहाँ अपॉर्चुनिटी एक बंद होती है तो 10 खुलती हैं। अब मुझे ये, चूंकि ऑब्वियसली आई एम द पर्सन जो इसको लीड कर रहा है, तो मुझे जितनी खुशी हो रही है आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ बच्चों के लिए। मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे सीए में या सीए के अलावा टैक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक बड़ी नंबर होती है बच्चों की जो टैक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी फर्म के रेवेन्यूज तुम देखोगे तो बेटा वो पैसे आते हैं फर्म के पास एडवाइजरी और टैक्स से, तो टैक्स बहुत बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू का। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो मैं देख रहा हूँ, एक छोटा सा हिस्सा मैं भी अपनी तरफ से इस प्रोफेशन के लिए अपने बच्चों के लिए डालने की कोशिश कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद है अल्लाह से कि ये मैं जल्द ही, जल्द का मतलब है इट विल टेक एटलीस्ट मंथ्स, अब कितना मंथ आईकेएफ के काउंसिल में जाएगा और सारा कुछ होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि आईकेएफ कितना टाइम लेगा। बट दूसरी तरफ से चूंकि मुझे टोटली अथोराइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको अथोराइज करते हैं, यू विल बी द फोकल पर्सन, आप करो, और टोटल अथॉरिटी दे दी गई है, तो मैं ही आईकेएफ को खतो किताबत करूंगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मैं अथोराइज हो चुका हूँ। तो मेरी तरफ से तो होगा सुपर स्पीड पे काम करना। आईकेएफ कितना जल्दी काम करता है मुझे नहीं पता, बट अगर वो जल्दी काम करेंगे तो हो सकता है अगले 6 महीने में आपको सारे जो सीए के बच्चे हैं, ऑब्वियसली सबके लिए फायदा होगा, एक नया एवेन्यू खुलेगा। और मेरी ना यहाँ एफर्ट ये होगी कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट तक ना रुकूं, फिर अगला स्टेप पंजाब गवर्नमेंट पे ले जाऊंगा, उसके बाद में इसको
केपी और बलूचिस्तान की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त तो हर जगह पे मौजूद है ना। एक दफा सक्सेसफुली करके दिखाऊंगा तो फिर उसके उतने गुण गाऊंगा कि भाई ये देखो सीए के बच्चे कमाल के। पता है मैंने जब गवर्नमेंट को ये सेल किया तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा जी ये वो रिसोर्स है जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन रिसोर्स है, सबसे बेहतरीन रिसोर्स है। जो बच्चा कैफ करके बैठा होता है उसको अकाउंटिंग आती है, उसको टैक्स आता है, उसको ऑडिट आता है, उसको लॉ आता है, तो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मेरा जाती बिजनेस होना, मैं सिर्फ हायर ईसीए के बच्चे करूँ, मैंने कहा सिर्फ हायर ईसीए के बच्चे करूँ। इस तरीके से दे वर एबल टू कन्विंस, वो कन्विंस हो गए। क्योंकि देखो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि इवन जो करंटली टैक्स ऑफिस में जो जॉब्स लेके अपने इम्तिहान पास करके जो सीए के स्टूडेंट्स आए हुए हैं वहां पे, जो अपनी किसी के कहने पे नहीं रखा जाता, वहाँ एग्जाम सिस्टम होता है, अपॉइंटमेंट का अपना निजाम होता है, उससे आए हुए हैं। और उनमें ऑडिट विंग में जैसे काम करते हैं, यकीन करो मैं जब काम देता हूँ ना तो उसके बाद मुझे रिजल्ट ही मिलता है, कभी एक्सक्यूज नहीं मिलता, रिजल्ट देते हैं बच्चे। तो आप बेटा वो रिसोर्स हो, एक ऐसी देखो आईकेप जिस आपको ना जिस मुश्किल से गुजार रहा है ना, आप बेशक कुछ भी कहो, बच्चे का पेपर फेल होता है खुशी नहीं होती किसी को भी, बट जिस मुश्किल से गुजार रहा है ना, ये तुम में वो एबिलिटी क्रिएट कर देता है कि तुम बाद में ना अनएम्प्लॉयमेंट आईकेप के किसी भी बच्चे की नहीं देखोगे। इवन जो सीए क्वालिफाई नहीं कर सका वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता। तो इसकी वर्थ है। अब चैलेंजेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैं खुद देख रहा हूँ कि काफी हद तक चेंजेस हो रही हैं, और शायद तुम्हें फ्यूचर में पता चले कि टैक्स में द लीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट का नाम है तारिक तुनियो। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से मैं चीजें बना चुका हूँ। मैंने अभी आपको जिक्र नहीं किया, बट मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त एक्सपर्टीज है ना वो है टैक्स और टेक्नोलॉजी, और कुछ चीजें मैंने बनाई हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू। वो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि लास्ट बेच के दौरान ही मैं लॉन्च करूं, ताकि उनके लिए तो नहीं है तो प्रोफेशनल्स के लिए, मगर इस बेच में वो लॉन्च हो जाएगा मेरा जो प्रोजेक्ट्स है। तो एनीवे बताना मकसद क्या था बेटा कि फ्यूचर के लिए देखो, हम आप लोग क्या सोच रहे होते हैं यार पता नहीं क्या होगा, ये भी तो सोचो अच्छा होगा, तो अच्छा हो रहा है कि एक छोटी सी हद तक मेरी कंट्रीब्यूशन है, मैं कोशिश करूंगा। एनीवे तो ये अच्छी न्यूज थी बेटा, मैंने कहा आते ही स्टार्ट करता हूँ आपसे। अच्छा बेटा सेकंड चीज, हम आज जिस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा काइंडली कंफर्म करो स्क्रीन शेयर हो रही है, ताकि आज हम जो सवाल करेंगे ये आपका होगा इन अ वे अब तक का बेंचमार्क क्वेश्चन। कितने पॉइंट्स पढ़े थे? 7। रिवाइज करो जल्दी जल्दी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ओपन करो, रिवाइज करो बेटा उसको। 7 पॉइंट। लास्ट पर्सन, हाँ ये इसके बाद होगा, उसके लिए कुछ और पढ़ना है फिर वहां आएंगे, वो सारे करेंगे ठीक है। अच्छा बेटा जी 6 पढ़े, रिवाइज करो बेटा, सारे रिवाइज करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा रिवाइज करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो बेटा। सारे बच्चे बेटा एक दफा सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। ऑनलाइन बेटा रिवाइज कर दिया आप लोगों ने? जो भी रिवाइज कर रहे हैं बेटा सारे पॉइंट्स रिवाइज करें, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन होगा फिर आपको अब इसमें मेरी तरफ से
अगर आप अभी रिवाइज करके बगैर देखे बगैर रेफर किए कर गए ना, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। स्टेप्स भी अगर तुम देख लो इस वक्त स्टेप्स, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यकीन करो ये मेरा तजुर्बा है। हम अक्सर जो पढ़ाते हैं ना बच्चे को जब हम कोई जिस लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो होता है 7वें आसमान पे। हम समझ रहे हैं बच्चा 7वें आसमान पे, यकीन करो वो जमीन पे भी नहीं होता। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ पेपर पास करने का, और जो मेरे लिए तुम लोगों के लिए कम, मेरे लिए ज्यादा सीक्रेट क्या है। हम समझ रहे होते हैं कि जो मैंने पढ़ा दिया वो बच्चे को हिफ्ज हो गया, जबकि वो उस वक्त सोच रहा होता है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मैं बता भी नहीं सकता। समझ तो गए होंगे, इसका मतलब मेरे बोलने से तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंट नहीं हो जाता। और दूसरा, मैंने एक सवाल करवा दिया, कमाल का सवाल, तालियां बज के, क्या सवाल लेके आए थे सर, वाह वाह हो जाएगी। मगर इससे पेपर पास नहीं होता। पेपर पास होता है छोटे छोटे सवालात से। पेपर पास होता है जितना कुछ पढ़ा है उसको बार बार प्रैक्टिस करने से। सादे सवालात, सिंपल सवालात, समझ रहे हो। 3 सवालात मैं आपके लिए ऐसे लाऊं कि तुमको क्या सवाल सर ने बनाया, वाह, मगर पेपर से पास नहीं होगा। छोटे छोटे सवालात, सादा सवालात, मगर बार बार की प्रैक्टिस बेटा। ये जो तुम कर रहे हो ना बार बार की प्रैक्टिस, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को, मैं जब यकीन, मुझे कब एहसास होता है ये, जब मैं आपको सवाल करा के ना कभी चेक करता हूँ ना, यकीन करो मुझे हैरत होती है कि जब मैंने बोला जिस लेवल पे बच्चा ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं कि उस बच्चे की मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कम है या उसकी सिंसियरिटी कम है, नहीं। असल में जो हमारा मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म में बच्चा जो है जिस लेवल पे सोच रहा होता है या वो पढ़ाई डेफर करके बैठा होता है, बेसिक्स नहीं कर पाता। जब बेसिक्स नहीं कर पाएगा तो एडवांस तक कैसे आएगा। और ज्यादातर बच्चा जो आप में से, वो बच्चा जो कि बाल की भी खाल उतारता है ना, बाल की भी खाल उतारना, इतना डीप डिटेल में घुस जाना, वो पक्का फेल होता है। मेरा अपना जाती दोस्त बचपन का, ठीक है, जिसके और मेरे आपस में कोई चीजें राजदार जो नहीं होते, राजदार इतना करीबी, जिसके सारे सीक्रेट मुझे पता हो, मेरे उसको सब सीक्रेट, ऐसा करीबी बड़ी। उसने कभी भी सीए में था, मैंने सिविल सर्विस ऑप्ट किया था, उसने कहा जी मैं सीए में जाऊंगा। वो मेरा एक ऐसा प्यारा दोस्त है, जीनियस है। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी आगे गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं उसका सोचता हूँ कि इसमें वो क्या करेगा वही कर। ऐसा कमाल का इंसान, जीनियस, कमाल, मगर इको नहीं पास कर सका, वो पेपर नहीं पास हुआ उसका। एक दिन मुझे फोन करता है, यार तुझे पता है मैंने ना फला किताब में एरर निकाल लिया, ठीक है, एक मैककोनेल की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें कहता है इसमें फला चीज एरर है। 8 साल बाद कहता है देखा मैंने कहा था ना एरर है, अब नए एडिशन में उन्होंने ठीक किया है। और वाकई एरर उसने डिटेक्ट किया था। ऐसी उसकी नॉलेज, जिसको पढ़ाता था इको उसका पास, अपना फेल, सीरियसली। और आज वो बंदा सी उसने ड्रॉप कर दिया, नहीं इको निकल ही नहीं रहा उसका। मैं उसको समझा समझा के थक गया, भाईजान पेपर पास छोड़, पेपर पास। आज वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियस बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, एवरी सिंगल थिंग जो मैं बता रहा हूँ हकीकत में मबनी है। वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, एमफिल कर गया है, पीएचडी में उसने एडमिशन लिया हुआ है। यानी कि आईकेप का पेपर पास करने के लिए नॉलेज का होना वाहिद रिक्वायरमेंट नहीं है, वाहिद रिक्वायरमेंट नॉलेज नहीं है। ये एक आर्ट है, ये स्किल है बेटा, ये स्किल है, आर्ट है। समझो जरा इसको, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रास टेक्स्ट का बता चुका हूं। हम क्या करेंगे, हम जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, द थिंग्स वी आर सपोज टू नो, कम टाइम में अपनी स्पेशल नोट्स के थ्रू, शीट्स के थ्रू कम टाइम में पढ़ के कवर करेंगे, सो दैट कि हम टाइम बचा लें फॉर प्रैक्टिस। ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि मैं तुम्हें कहूं देखो भाई 2 सवाल मैंने करा दिए, 20 सवाल करा दिए, 200 सवाल करा दिए। यकीन करो मैं तुम्हें ना यूं 200 सवाल भी दे दूं ना, अनलेस कि तुम्हें आईकेप की लेवल पे नहीं लाया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला सवाल एक किस्म का बेंचमार्क क्वेश्चन होगा। तो इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब लिखो मेरे साथ, क्योंकि मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया है।
जो आपने अब तक पढ़ा है ना, और कोशिश करो विदाउट कंसल्टेशन करो, कोशिश करो कि खुद करो, टेक योर टाइम, ठीक है, विदाउट कंसल्टेशन करो, विदाउट रेफरिंग टू नोट्स, कोशिश करो। तो पहले रिवाइज कर लो, मगर जब सॉल्व करो ना, द मोमेंट कंप्लीट कर गए ना, तो यू कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छा नहीं भी कर सके ना, परवाह नहीं है, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया ना, तो वो लेवल पता चल जाए, उस वक्त कर लो रेफर, मना नहीं कर रहा, बट कोशिश करो कि अपने तरफ से, ठीक है बेटा। चलो ऑनलाइन बेटा, ऑल ओके। मार्क्स वाला जो सवाल है उसका आखिरी पार्ट ना बाद में आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ और पढ़ना है, ठीक है बेटा। वो मुझे पता है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा रहा, वो मेरा प्लान का हिस्सा है। इस सवाल को हम करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, फिर उस सवाल पे आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में वो आएगा, ठीक है। चलो बेटा पहले नोटिंग कर लो, सवाल लिखो। देखो मैं लिखवाने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, प्लीज ये मेरी बात सुन लो, ये पूरा प्लान्ड है मेरा, ये मैं सवाल आपको ना प्रिंट करके भी दे सकता था, मगर लिखवाने का मकसद क्या है, मैंने यार ये ना राज पकड़ लिया है ऑनलाइन होने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद ना बच्चा हिम्मत ही नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यार लिखवाओ उसको, तो मैं सोच समझ के तुमसे लिखवा रहा हूँ बेटा, ताकि लिखो तो सही ना यार, ये 1-1.5 घंटे के अंदर ही सीख के जाओगे, ये मैं पर्पसफुल कर रहा हूँ बेटा, तो करना, लिखना, आखिर में पिक्चर नहीं बना देना, उसका फिर मकसद नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा लिखो। ऑनलाइन बेटा ऑल ओके, सारी चीजें ठीक है। लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, लोकल,
This is local purchases. मुझे कोई बात नहीं है। ओके, अब एक चीज नई ऐड कर रहा हूं, मगर उसको मैंने जिक्र किया है, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी तो हो ना, पिछले के रेप्लिका थोड़ी होगा। ये नई चीज है, ठीक है, इसे डरना नहीं है। साथ साथ देखते जाए, मैं जरा आराम आराम से जा रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? ओके, अब इसका क्या होगा, अभी परेशानी नहीं है, थोड़ा सा गाइड करूंगा बट करोगे खुद। ओके, आगे आ जाए। Supplies of taxable goods to registered persons. Taxable goods to unregistered persons. साथ इम्पोर्ट्स पे अभी कम लो, लिख लो, जब आप सवाल अटेम्प्ट करोगे इससे पहले गाइड करूंगा, ठीक है। अभी छोड़ दो इसको, अभी आप लिख लो टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड, यहां तक सेम। ओके, आगे भी सेम ही होगा। अब ये देखना, गौर से देखना बेटा, क्या लिख रहा हूं। किसी को याद? शाबाश शाबाश, ये बेसिकली जीरो रेटेड है। एक्सपोर्ट्स आर, तो अगर वो एक्सपोर्ट लिखते तभी जीरो रेटेड है, और जीरो रेटेड लिखते तो ये नई बात नहीं है, प्लीज ये नया नहीं है। इंपोर्ट नया है, ये नया नहीं है। ये नया क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर, ये बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाईज है। ये मैं ब्रैकेट्स में आपकी वजाहत के लिए लिख रहा हूं, आपने इसको सवाल में लिखना नहीं होता। जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स है ही क्या, जीरो रेटेड। ठीक है जी बेटा, हाँ बताता हूँ बेटा, इसको लिख लूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब जरा देखें ये बात फर्दर बेटा। अब आपका सवाल जब भी आईके बनाएगा ना, सारा गंद यहां डालेगा फर्दर इंफॉर्मेशन में। अब ये फर्दर इंफॉर्मेशन कभी, आपने जो लास्ट सवाल देखा था 2019 का था, उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। उन्होंने सवाल फर्दर इंफॉर्मेशन के बगैर बनाया, मगर कभी देखोगे तो फर्दर इंफॉर्मेशन में 11 पॉइंट्स होंगे, 12 पॉइंट्स होंगे। लास्ट अटेम्प्ट उठा के देखोगे तो कोई 8 पॉइंट थे फर्दर। कोई टेंशन नहीं है, हम एक एक को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मगर स्ट्रक्चर यही होगा बेटा जो तुमने सीखा है। और आज अनगाइडेड या विदाउट असिस्टेंस उसकी प्रैक्टिस भी करने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या फायदा होता है। अब जरा गौर से देखना,
थोड़ी हेल्प तो करूँ ना, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, ओके, इस पे एक नोट है। फ्रॉम रजिस्टर्ड, local purchases from registered persons, ये नोट है, पढ़ा हुआ है, ओके। सेकंड नोट, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस, तो हो जाएगा इंक्लूड, ठीक है। लोकल परचेजेस है, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस, कौन सा बेटा, नहीं रजिस्टर्ड है, ये सेकंड नोट जो है ना वो भी रजिस्टर्ड के लिए। लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेजेस ऑफ रुपीज 100,000, सेकंड नोट ये, ये कुछ समझ आ रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर ने कॉल की, भाई इतना माल भेज, उसने माल भेजा, इनवॉइस उसके नाम की कर दी। अब आप सेल्स टैक्स में क्या करोगे, आप खुद सोच लो, कुछ याद आ रहा है ना, ओके। आखिरी नोट, बेटा ये मैंने परचेजेस लिखा था, ऑब्लिक लिख के लोकल ऐड किया है, लोकल परचेजेस, क्योंकि परचेज लिख किया था, मैंने कहा पता नहीं क्या समझोगे, तो ये लोकल परचेज ही है। लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस आल्सो इंक्लूड परचेजेस ऑफ रुपीज, नहीं नहीं अलग अलग है ना, ये हो गया कंप्लीट। मैं बताता हूँ बेटा, लास्ट नोट ये है कि लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस आल्सो इंक्लूड परचेजेस ऑफ रुपीज 800,000
which pertained to August 22, 2022, which pertained to August 22, for which input tax was not claimed during the relevant tax period. इसका क्या मतलब हुआ कि करंट मंथ की परचेजेस में इसने 8 लाख ऐड किए और वो 8 लाख ऐसे थे जिसका ताल्लुक जो परचेजेस किस मंथ की थी, अगस्त 22 की थी, मगर चूंकि अगस्त 22 में उसने इनपुट नहीं लिया, आज उसको ख्याल आया, उसने आज क्लेम कर लिया। ये भी पढ़ा है आपने, क्या है ये? ओके, अब आप जरा सारे ऑनलाइन, सारे बेटा ऑनलाइन एक्टिव रह के बताना, कितने पॉइंट्स पढ़े थे आपने? नंबर 6 नंबर बताओ। 1 क्या था? चेक हो गया है ना, इसमें रजिस्टर्ड की बातें। दूसरा क्या था? हो गया चेक। तीसरा क्या था? वो तो आपको जब टाइप्स आ गई तो वो वैसे ही आ गया। चौथा आ गया, नेक्स्ट आ गया, सारे हैं इसमें। और 90% तो बताया थोड़ी आता है, वो तो वैसे अप्लाई करना होता है, वो तो इसमें थोड़ी आता है डेटा में, वो तो स्टेप है। इसका मतलब है कि बेटा जितना कुछ पढ़ा, और आप यकीन कीजिएगा कि आपने मुश्किल जो कोर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक रहता है जो इसको कंप्लीट करने के बाद हम आज पढ़ेंगे, फिर हम वापस मार्च 19 वाले सवाल पे जाएंगे और उसका आखिरी पार्ट करेंगे। मगर अब आपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी, कैरी फॉरवर्ड, रिफंड कैलकुलेट करना है, और अव्वल कोशिश करो बेटा बगैर रेफरेंस के, जरूरत पड़े कर लो, मगर ये कंप्लीट वो चीज है जो एडवांस लेवल पे आपको लेके जाने वाली है। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करो उसको। मैं करता हूँ बेटा, इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इंपोर्ट के लिए थोड़ी सी वजाहत सुन लो। परचेजेस पे एज अ बायर हम टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते? सेल्स टैक्स पे करते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है सेल्स टैक्स का? इनपुट है। किसे पे करते हैं और वो किसे पे करते हैं? ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बात। मगर मैं लोकल परचेज करता हूं तो मुझे पाबंद किया गया कि आप जितना भी टैक्स होगा वो बायर सप्लायर को दोगे, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा, राइट? नाउ व्हाट इफ के सप्लायर मुल्क से बाहर हो, व्हाट इफ के सप्लायर मुल्क से बाहर हो, हम फिर भी पैसे भेजें? अच्छा, अगर वो मुल्क से बाहर होने वाला बंदा सऊदी में होता तो हम खुशी से पैसे बाहर भेजते कि हमारे पैसे हज करके आ रहे हैं। हज करके आएंगे ना, मक्के मदीने जाएंगे, वहां से घूम के वापस आएंगे, तो हम भेजते, चल बाकियों को भेजें। इसका मतलब समझते हो क्या है कि सप्लायर को अगर यहां से पेमेंट हो गई ना, वो अपनी जेब में रखेगा, गवर्नमेंट को थोड़ी पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, बायर तुम टैक्स पे करते हो? हमने कहा जी करता हूं। किसे? सप्लायर को। फिर वो किसे देता है? आपको। कहता है चूंकि इंपोर्ट में सप्लायर कहाँ है तो मेरा उस पे ट्रस्ट, इसीलिए तुम पैसे तो तुम वैसे ही देते हो, सप्लायर के थ्रू देने के बजाय डायरेक्ट मुझे दे दो। क्यों? क्यों? मुल्क से बाहर बैठा है बंदा, वो देगा थोड़ी पैसे। सप्लायर मुल्क से बाहर बैठा कैसे पैसे देगा? आपको बात समझ आ गई? तो इंपोर्ट स्टेज पे जब हम माल क्लियर कराने जाते हैं ना, कस्टम्स वाले अपना टैक्स लेने के साथ साथ सेल्स टैक्स लेते हैं। कहते हैं जी मैंने कस्टम्स, सपोज कर लो एक कंसाइनमेंट का कस्टम्स टैक्स पे कर दिया, फिर भी वो माल नहीं छोड़े, कहते हैं जी आपका टैक्स बाकी है। मैंने कहा कौन सा? सेल्स टैक्स। वो तो बेचूंगा तो लगेगा ना। कहते नहीं नहीं, बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला। इनपुट 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 तो दो। क्यों? परचेज है तुम्हारी। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, इंपोर्ट की सूरत में, बोलो, तो जो इंपोर्ट्स को एग्जाम में देखो, सवाल में देखो, उसको नॉर्मल परचेज की तरह काउंट करो। डॉक्यूमेंट्स में याद है आपको कितने डॉक्यूमेंट्स थे? 3। पहला कौन सा था?
डॉक्यूमेंट कौन सा था भाईजान? इनवॉइस। कब चाहिए? दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा था? ये कब चाहिए? तो परचेज के वक्त इनपुट ले सकते हो अगर इंपोर्ट हो तो। क्यों? पैसे दे चुके हैं हम उधर। मैं गया लाख रुपए की इंपोर्ट की, 18% से 18,000 रुपए उनसे मुझसे लिए, तो मेरी परचेज का टैक्स है ना। तो जब सेल करूंगा तो उससे यही इनपुट क्लेम करूंगा। आई होप कि चीज समझ आ गई। इस वक्त सिर्फ इतना कर लो कि इंपोर्ट में भी 18% का इनपुट क्लेम कर लो। बाकी चीजें बाद में हम, जिसको अगर सवाल होगा देख लेंगे। क्लियर हो गई बात? करो कैलकुलेट। दोबारा बता बेटा। ये 5 लाख की कौन सी लोकल परचेज बेटा? ये नोट्स में ये पहली वाली लोकल परचेजेस में ये शामिल है। हाँ, इनवॉइस रिसीव नहीं हुई। पढ़ो। अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको एक मशवरा दूं ताकि आप आसानी से कर सको, सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए। बेटा सुनो 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 सुनो। अब 3 फिगर्स हैं, ये 5 लाख, 1 लाख और 8 लाख। अब ये सही शामिल है या गलत शामिल है? किस फिगर में शामिल है बेटा? किस फिगर में शामिल है? इसमें शामिल है, राइट? शामिल है ना। तो आप पता है क्या करो, आप बजाय इसको स्ट्रेट एडजस्ट करने के पहले इनपुट इस पूरे पे ले लो, 4.5 का इनपुट क्लेम कर लो, और फिर इसका देखो, इसका इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 हो गए। फिर जिसका इनपुट नहीं मिलना था उसको लेस करना शुरू करो। आप ये ना करो कि इसमें से माइनस करके, आप समझ रहे हो, एडजस्ट ना करो। इसका जितना इनपुट बनता था क्लेम कर लो, कैलकुलेट कर लो। उसके बाद अगर इसमें कोई ऐसा अमाउंट शामिल था जिसका इनपुट नहीं मिलना था, तो चौथी लाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, उतना इनपुट माइनस कर लो, एडजस्ट कर लो। बजाय के पहली लाइन में सारा कुछ लॉ अप्लाई करने के 1 बाय 1 करो। ठीक है? थोड़ा आप अटेम्प्ट करो, फॉर्मेट का टेंशन नहीं है, अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको कर लेंगे कवर। कोई सवाल है? पूछते रहो बेटा, सवाल मना नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं। मगर नहीं, सप्लाईज पे कहां लगेगा? सप्लाईज जिस चीज से बनी, नहीं, इंपोर्टर देखिए, ये बंदा है, इसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उस पे आउट इनपुट टैक्स लगा, ओके, क्योंकि परचेज है। फिर इसने बेचा, तो यही चीजें बनी है ना। तो ये थोड़ी देखेंगे कि किस मटेरियल से बनी है, ये देखेंगे किस किस्म की है, किस टाइप की है, टैक्सेबल है कि नहीं है। टैक्सेबल है तो टैक्स लगाएंगे, एग्जेम्प्टेड तो नहीं लगाएंगे। 6 मिलियन इंपोर्ट के वक्त टैक्स लगेगा, बाकी तो उससे सेल जनरेट हुई, सेल पे अलग होगा। ठीक है बेटा? ऑनलाइन बेटा कोई सवाल? क्लियर है चीजें? मुझे बताओ, कर पाओगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कर पाओगे? पूरा सवाल कर पाओगे? शाबाश, ठीक है, ट्राई करें, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो एक बात बता दूं, दिक्कत आए ना परवाह नहीं है, मगर सीख तो रहे ना। किसी को प्रॉब्लम आ रहे रेफर करो, बट शाबाश, बस मुझे यही चाहिए आपसे, गिव इट अ ट्राई बेटा, गिव इट द बेस्ट। जी जी हाँ, करेंगे भाई, सारी इनपुट माइनस होगा ना। जब मेरा इनपुट है उसी तरीके से गुजरेगा। इंपोर्ट का इनपुट भी लोकल परचेज के इनपुट की तरह है, उसको इनपुट ही समझो। उसको आप अलग क्यों? परचेज है, उसका हमने पे किया, इनपुट है मेरा, लाइक एनी अदर परचेज ट्रीट होगा वो। ठीक है? अब स्टेप्स याद रखो और फॉलो करते जाओ बेटा। शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा, गुड है। हाँ, थोड़ा दोबारा बताओ बेटा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, रुको, थोड़ा ट्रांजेक्शन एनालाइज करो। 1 लाख रुपए की इनवॉइस आई, ये ना 1 लाख रुपए, मगर ये 1 लाख रुपए बेटा इसमें शामिल है, शामिल है ना। हम इस 1 लाख पे इनपुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये बताओ। रिफंड छोड़ दो, अभी इनपुट की बात हो रही है, क्यों नहीं ले सकते? इनवॉइस अपने नाम की होनी चाहिए, तो इसका इनपुट, तो उतना इनपुट माइनस कर लो।
1 लाख का 18% माइनस कर लो, खत्म बात, एडजस्टमेंट हो गई बेटा। ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे इसका पहले नॉन रिलेट 18% बना ले, उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनाए, इसमें फिर ये ऐसा एडजस्टमेंट नहीं देखो, हाँ 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 ऐसे ही करेंगे, यानी हम इस पे 18% लगा दिया, इस पे लगना ही नहीं लगना, इस पे 18% लगा दिया, सारा इनपुट हो गया। अब क्या करो, अगली लाइन में एडजस्टमेंट्स करना शुरू करो। अगर कोई इसमें अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए था, लेस करते जाओ। समझ रहे हो मेरी बात, कि इसको आप सेपरेट लाइन में इन तीनों एंट्रीज को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको सेपरेट लाइंस में एडजस्ट करो। लेस होनी थी लेस कर लो, इग्नोर होनी थी इग्नोर करो। जी बेटा कोई मसला नहीं है, मगर मेरी मशवरा एग्जाम के लिए बेटा, कोई मसला नहीं। अगर आप पहले एडजस्ट करके उसको नेट ऑफ करके टैक्स लगाओगे बिल्कुल सही है, मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तुम रियल एग्जाम में जाओगे ना, उस वक्त तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक एक चीज को देखो फिर उससे लेस कर लो, फिर तो टाइम क्या तुम्हारा। इसीलिए आदत ही मैं ये डालूंगा सेपरेट एडजस्टमेंट की। जिसको भी सवाल पूछना है बेटा पूछ सकते हो, गाइडेंस चाहिए ले सकते हो, मगर सवाल कंप्लीट करना लाजमी है। खुद सवाल कंप्लीट करना लाजमी है। प्रेफरेबली प्रेफरेबली खुद करो, नहीं कंसल्टेशन कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो, मगर कंप्लीट करना लाजिम है। अधूरा जाए एक्सेप्टेबल नहीं आज मेरे लिए।
ये बेटा जी हाँ आज आज यासिर ठीक है बेटा शाबाश, क्योंकि सवाल मैंने भी बनाया है तो वेट फॉर द आंसर। सर देखेंगे ऐसा में इसको पार्ट का ये इग्नोर हो गई, और उसके जो थर्ड वाला पार्ट है ये 6 मंथ से 7 मंथ में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो हम इसको इग्नोर ही कर देंगे। उसमें क्लेम कर रहा है हम ले रहे हैं हाँ 8 लाख की, जो उसने कहा है कि अगस्त 22 पे, तो हम इग्नोर कर देंगे, मेंशन भी ना करें। ऐसे ही आपके पहले मुझे ये बताओ कि ये इसमें शामिल है ना, इसमें शामिल है ये 8 लाख ऑलरेडी शामिल है, लेकिन इस वाला ये शामिल है, शामिल है। तो हम उसको लेस कर देंगे। हाँ वही ना, देखो अब आपने डिसाइड क्या करना है, ये क्लेम हो सकता है नहीं हो सकता। और इफ इट इज नॉट क्लेम तो उसको लेस कर देंगे। हाँ और अगर वो क्लेम हो सकता है तो उसको क्लेम दे देंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी शामिल हो चुका है। शामिल। अच्छा ठीक है बेटा अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपके सामने सवाल बनाए फिगर्स, अभी मैं आपके साथ करूंगा, आंसर के लिए वेट करो, कंप्लीट करो बस, शाबाश सवाल कंप्लीट कर ले बेटा, बाकी आंसर जो है उसके लिए वेट करें। सवाल कंप्लीट करना जरूरी है सबको, एवरी वन ऑफ यू ऑल स्टेप्स कंप्लीट कर ले, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके साथ तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। फर्दर टैक्स की बात करें, ओके, उसको हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे आखिर में। नहीं, फर्दर टैक्स जो है ना बेटा, हम लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी एडमिसिबल लेस हो गया, सेल्स टैक्स आ गया, उसमें ऐड करेंगे। ये 6 स्टेप है, 6 आउटपुट में नहीं ऐड करें बेटा, उसको लायबिलिटी में ऐड करें 6 नंबर पे। हो गया, शाबाश शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम,
स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, काइंडली कंफर्म करो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बेटा? हम ना आंसर के लिए थोड़ा वेट करना बेटा। यहाँ से ठीक है बेटा, चेक कर सकते हैं आप दोबारा जो है ना। किसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बेटा करते रहो, कंप्लीट कर लो, ठीक है? कंप्लीट करना जरूरी है, जब तक कंप्लीट नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सवाल बेशक गलत ही हो बट कंप्लीट करना है, स्टेप सारे फॉलो करने हैं। अच्छा उज़ैर, अब बताओ बेटा। असल में बच्चे जो है वो क्लास में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है, बट अब आवाज ठीक है मेरी? ओके। शाबाश, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त, गुड, शाबाश। जिसने ये सवाल कंप्लीट कर लिया है उसको गाइड करता चलूं कि बेटा एक छोटा सा स्टेप आएगा और 95% जब भी आईकेप का सवाल बनेगा इसी तरह होगा जो आपने अभी किया। 95 यही था। एक स्टेप आज सीखेंगे हम, वो करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आगे सारे सवालात सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स होंगी बस। अब आगे जो सवालात होंगे सिर्फ एडजस्टमेंट चेंज होती रहेंगी, इनपुट मिलना है कि नहीं मिलना, ये चीजें होती रहेंगी, बाकी तरीका यही होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आगे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। हमने बजाय आसान चीजें शुरू में करने के हमने मुश्किल चीज पहले कर ली। अब आपका चूंकि प्रैक्टिस ज्यादा करा पाऊंगा, अब मैं आपको चीज सिखाऊंगा, कहूंगा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने पहले से चीजें सीखी हुई हैं। अब सारा का सारा एक स्टेप है, आज ही हम सीखेंगे, उसके बाद सिर्फ ट्रांजैक्शंस होंगी एडजस्टमेंट्स की। सारा कोर्स अब सिर्फ एडजस्टमेंट पे जाएगा। ये इनपुट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा, ये उस तरीके से मिलेगा, कंडीशंस, मगर सबका ताल्लुक एडजस्टमेंट से होगा, ठीक है? ऑनलाइन बेटा शाबाश, शाबाश, कंप्लीट करो बेटा। अरीना डन बेटा, गुड। व्हेन एंड वेयर विल द बुक बी? यासिर बेटा इसमें जो मैं अभी जिस तरीके से पढ़ाता हूँ ना बेटा, उसमें पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों को कोर लिखवा लूँ। जब आपने बेटा ये लिख लिया और आपका ये सवाल हो भी गया, आपने माशाल्लाह बहुत जल्दी कर लिया, तो अब मैं आपको इस वीक, ये जो अभी वीक है यानी मंडे से स्टार्ट होगा, इसमें अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है? बच्चे लिखते नहीं है, इस वजह से बेटा अब पेपर पास कराने के लिए लिखाना पड़ा है। लिखेंगे तो पास होंगे, चीजें सीखेंगे, चीजें पोस्टपोन नहीं होंगी, तो ये स्ट्रेटेजिकली मैं जाऊंगा, ठीक है? अच्छा बेटा ऑनलाइन और कोई बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं आई अब तक? ठीक है, आपकी आवाज से मुझे पता चल रहा है यहाँ ज्यादातर बच्चों ने कर लिया है, ठीक है? जिसका अभी भी बाकी है बेटा कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो, आराम से कर लो, कोई बात नहीं है, कोई सुकून से, बट कंप्लीट कर लो। एवरी वन ऑफ यू कंप्लीट कर ले, से सारे स्टेप फॉलो करो। हर बच्चा अपने हिसाब से जाए, किसी और की वजह से अधूरा ना छोड़े।
दिस वीक सवाल बेटा जो रोशनाई खान बेटा, ये जो अभी वीक होगा ना, अभी मैंने इसी का रिप्लाई किया था यासिर को कि पहले कुछ चीजें इंश्योर कर ली है, कंप्लीट हो गया है बेटा सवाल। रोशनाई बेटा सवाल कंप्लीट कर लिया आपने? बस शाबाश। अब मेरा ना देखो ये वो बेस है जिसको मैं पक्का कराता हूँ बेटा, फिर मैं नोट्स अवेलेबल करता हूँ। अब मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है? शीट्स भी अवेलेबल कर दूंगा और बेटा बुक भी अवेलेबल कर। यहाँ तक ना लिखना जरूरी है, एक आध और पॉइंट है वहां तक लिखना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या स्टेटस है बेटा? अभी हो रहा है? हो गया आपका? गुड। जिस चीज का ऑनलाइन बेटा कंप्लीट हो गया है कंफर्म करो, तो मैं आज आगे बढ़ूंगा, इसको सॉल्व करूंगा आपके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कंफर्म कर लो बेटा, हो गया? किसका हो गया है? कंप्लीट हो गया, शाबाश। और बेटा ऑनलाइन सारे बच्चे कंफर्म करो बेटा, ठीक है? शाबाश, ठीक है बेटा, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। हमजा, अब्दुल अली, आदि, शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। चलो बताओ बेटा, ठीक रहा आपको कि ऑनलाइन घर में बैठे हुए हो? तो आप मुझे बताओ चीजें कैसी ठीक जा रही हैं आप लोग बेटा ऑनलाइन? बेटा आप बताओ, कोई दिक्कत हुई आपको इस सवाल को सॉल्व करने में? बेटा बेस्ट है, चलो माशाल्लाह, ठीक है बेटा। ओके अब ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ना बेटा, देखो क्लास के बाद ना मैं हमेशा बैठा रहता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट होती है ना, क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं चला नहीं जाता। आपके जब भी क्वेश्चंस हो और जो भी इससे रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहा है बेटा, तो क्लास अपना ऐसा आप लर्निंग शेड्यूल करो कि जो आपके क्वेश्चंस हो क्लास के फौरी बाद जो टाइम होता है ना उसमें पूछो। तो मैं बैठा रहता हूँ बेटा, आप क्लास ऑफ होने के बाद अगर पिछले टॉपिक का भी पूछोगे ना तो मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरा खास तौर पे बेटा वो टेंशन भी होगा और मेरे प्रायोरिटी भी होगी कि आपके क्वेश्चंस को, चूंकि ऑन कैंपस आने वाला बच्चा तो वहीं के वहीं सीख लेता है, ठीक है? तो क्लास के फौरी बाद का जो टाइम होता है ना उसमें बेटा रुक जाया करो अगर आपके किसी भी टॉपिक पे सवाल आते हो, ठीक है? चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी बेटा, तकरीबन मेरा जो ख्याल है, अंदाजा है, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ हो गया है। अच्छा इसको क्विकली एक दफा टू इंश्योर, टू मेक श्योर कि सबका सही था, तो मैं आपके साथ करता हूँ ताकि हम इसको स्टेप्स को कंसोलिडेट कर दें। अगर किसी को गलती थी तो सामने आ जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, पहले तो आसान स्टेप्स हैं, हेड नोट्स मैंने लिख लिया। मिस्टर ए, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड रिफंड। अच्छा ये ना स्टीरियोटाइप नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट को देख के लिखना, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो लिखना, और मंथ जो है वो भी देख के। इनपुट टैक्स है, अच्छा जी इनपुट टैक्स आता है परचेजेस पे। सबसे पहले है बेटा लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, ठीक है? इसकी अमाउंट क्या है? 4.5
5 मिलियन। अच्छा, एक मैंने बात की थी कि अगर कुछ आगे चल के फर्दर इंफॉर्मेशन में इसमें से रिडक्शन होनी है, तो अगर कोई यहाँ पे भी लेस करके इनपुट कैलकुलेट करेगा गलत नहीं है, मगर मैं मशवरा नहीं देता, क्योंकि जब सवाल आप ऐसे सॉल्व करना सीखोगे, पेपर में जाओगे तो ढूंढते ढूंढते टाइम ज़ाया हो जाता है किसमें से क्या क्या लेस होना है। अब आपके लिए नया सवाल है, पहली दफा देख रहे हो, कौन सा क्लास का सवाल उठ के आता है कि भाई ये तो फला सवाल है जिसका ये था, ऐसे थोड़ी होगा, तो टाइम ज़ाया होगा। इसीलिए तरीका क्या है बेटा, इस पे आपने क्या करना है, इनपुट सारे पे क्लेम कर ले, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, इस पे पूरा, अगर परचेज है टैक्सेबल है, इनपुट क्लेमेबल है तो क्लेम कर लो, ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। लेस होगा ना बाद में करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, लोकल परचेजेस किसकी हैं, टैक्सेबल गुड्स की, मगर कहां से, इनपुट इस पे, तो इग्नोर करेंगे। अच्छा, फिर है इंपोर्ट, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, मगर कौन सी गुड्स, रॉ मटेरियल्स। सो सवाल से ही डिस्क्रिप्शन निकाली जाती है, रॉ मटेरियल, राइट। कितना है, 6 मिलियन। अच्छा जी, 6 मिलियन है। अब मुझे बताओ क्या करूं इंपोर्ट्स का, इंपोर्ट परचेजेस हैं, इस पे हम रेट लगाएंगे 18% का। चलो भी 18% का हमने इस पे रेट लगा दिया, राइट। ये हमारा आ गया इनपुट टैक्स, करेक्ट है इनपुट टैक्स बेटा, ओके। आ जाए आगे, नेक्स्ट। अब देखो एक बात सुनो बेटा, मैं ना आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें से एक बड़ी इफेक्टिव, बड़ी यूजफुल, क्योंकि टेक्निक यहाँ सीखने की नहीं है, पेपर की है, तो वो भी सिखानी है मैंने आपको। देखो ये नोट्स होते हैं ना, फर्दर इंफॉर्मेशन, ये कभी 11, 12, तो मुझे पता है बच्चा कहाँ फंसता है, तो उसको हेल्प करूंगा डे 1 से ना फंसे। बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए नोट्स का ताल्लुक इनपुट से भी होगा, आउटपुट से भी होगा, कुछ का ताल्लुक इनपुट से, तो वो पढ़ते बार बार रीड, बार बार 11 के 11 नोट्स बार बार पढ़ रहे हैं, तो टाइम ज़ाया हो रहा है, 2 सवाल रह गए, पेपर का रिस्क पे चला गया। इसीलिए ना मैं एक मशवरा देता हूँ बच्चों को कि जब पेपर सामने आए ना, तो एक दफा, पहली दफा पढ़ते हुए गौर से पढ़ो, इन नोट्स को कर दो डॉट लगाओ, अगर वो इनपुट से ताल्लुक है तो इधर डॉट लगा दो, डॉट अगर इनपुट से ताल्लुक है तो, और कॉमा या 2 डॉट लगा दो अगर आउटपुट से ताल्लुक है तो, क्योंकि फिर सवाल सॉल्व करते वक्त सारा इनपुट तुम्हारे सामने होगा, सारा आउटपुट तुम्हारे सामने होगा, टाइम बच जाएगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो तवज्जो से पढ़ के हमने अब नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि हमने नोट्स अभी चूंकि इनिशियल लेवल है, इनपुट वाले ही बनाए, तो हमें पता है सारी एडजस्टमेंट यही होंगी, राइट। वरना आगे चल के आउटपुट की एडजस्टमेंट भी तो आएंगी ना, तो ढूंढोगे कैसे। तो इसीलिए याद रखना, डॉट फॉर इनपुट टैक्स, 2 डॉट फॉर आउटपुट टैक्स, या कॉमा फॉर आउटपुट, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा, टाइम बचाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एडजस्टमेंट का टाइटल देने की जरूरत नहीं है, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, बस कर जाओ एडजस्टमेंट्स। कैसे, पहला नोट, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कितना, 500,000 फॉर विच इनवॉइस वाज नॉट रिसीव्ड, ये इसमें शामिल है, शामिल है, और उस पर इनपुट हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, परचेजेस, और वो क्या है, विदाउट इनवॉइस, ठीक है। कितनी है परचेजेस ऐसी, 500,000 की। तो 500,000 को अगर इस तरह करें, आप निकालें इसका रेट, मैं यहां पे पहले लिखना चाहता हूं ताकि अमाउंट वर्कआउट कर लूं, ये मैं अपने लिए ना आसानी के लिए एक्सेल में एक कॉलम छोड़ता हूं, इतना अमाउंट था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेस कर लो, 90,000 लेस हो जाएगा बेटा। ये लेस क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि हमने इस पे इनपुट क्लेम करने की इजाजत नहीं है, बट ऊपर इसको शामिल कर लिया था। इसको एडजस्ट करने का दूसरा तरीका क्या था, 4.5 में से ये माइनस करके बाकी क्लेम करते, समझ रहे हो, मगर मेरा मशवरा होता है अलग अलग करो। आगे नेक्स्ट, सेकंड नोट है लोकल, ये इस टॉपिक का नाम क्या था, नंबर क्या था, 4, टाइटल क्या था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उसमें हमने पढ़ा था, राइट। सेकंड आ जाओ, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 100,000 फॉर व्हिच इनवॉइस वाज रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द
मैनेजर। अब क्या करेंगे? ओके, तो परचेजेस विथ इनवॉइस इन नेम ऑफ मैनेजर। अच्छा जी, इस पे हमें इनपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनवॉइस अपने खुद के नाम की होनी चाहिए, राइट? तो ये अमाउंट तो वर्कआउट करना आसान है, राइट? ओके, नेक्स्ट, तीसरा, local purchases from registered person also include purchases of 800,000 for which pertain to August 22। करंट मंथ की परचेजेस में 8 लाख शामिल कर लिया इसने, जिसका ताल्लुक किससे था? अगस्त से था। और अब हमें कैलकुलेट करना होगा क्या? 6 मंथ्स। क्यों? टॉपिक क्या था? अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स, जिसके मुताबिक अगर किसी मंथ में इनपुट नहीं लिया जा सका तो अगले 6 मंथ्स में लिया जा सकता है, मगर उससे आगे नहीं। तो अगस्त को काउंट नहीं करोगे, आगे जाओ। अगस्त के बाद क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये फरवरी तक क्लेम हो सकता था, मार्च में ये क्लेम नहीं हो सकता। और इसने किस में क्लेम किया है? मार्च में। तो हम कहेंगे कि इसका इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा, टाइम गुजर चुका है। ठीक है, तो परचेजेस रिलेटिंग टू अगस्त 22, और वो कितनी है बेटा? 800,000। नहीं, अच्छी बात है ये, ठीक है। ये छोटी छोटी सक्सेसेस ही बेटा आपको ना मोटिवेट करती हैं। ओके, ये सही लिखा है बेटा मैंने? 440, ये अमाउंट सही है? ओके, नेक्स्ट। अब क्या लिखूं ऑनलाइन बेटा? क्या लिखूं? इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। चलो भाई, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ बताओ कितना आएगा? इनपुट टैक्स फॉर द मंथ क्या आएगा बेटा? ओके, एक्सेल जी बताओ। यही आया बेटा 1638000। चलो शाबाश, सही हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, आउटपुट टैक्स। ऑनलाइन बेटा सब ठीक है? यही था, सबका जवाब यही था बेटा? शाबाश। नेक्स्ट बेटा आउटपुट टैक्स है, आ जाओ आउटपुट पे। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स होता है सप्लाईज पे। ये है, ओके, कंप्लीट लिखना चाहता हूं। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू registered person, okay, and this is 8600। और अमाउंट क्या है हमारा? यही जवाब है। ओके, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अमाउंट है हमारा 4 मिलियन। इस पे भी टैक्स लगता है अनरजिस्टर्ड पे, क्योंकि आउटपुट है, आउटपुट तो लगेगा। तो अब आप बताओ, ये है 720। इस पे एक और भी क्या काम होगा 6 स्टेप में, एंड पे, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम गुड्स। अब देखिए, एग्जाम गुड्स ना भी लिखे ना कोई तो मगर देखो ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, मगर हमें उसकी फिगर कहीं चाहिए होती है। कब चाहिए होती है? इसलिए मैं लिखवाता हूं। कोई ना भी लिखे, पेपर से निकाल ले। तो सप्लाईज ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है। ऑनलाइन बेटा बताओ क्या करूं इस पे? एग्जाम्प्ट गुड्स की चूंकि टैक्स आउटपुट नहीं होता तो जीरो भी नहीं लिखेंगे हम,
डैश डाल देंगे, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एक्सपोर्ट्स। बताओ एक्सपोर्ट्स को क्या करना होता है। एक्सपोर्ट्स हैं सर जी 0%, तो लिखना है 0 ताकि इसकी डिस्टिंक्शन हो जाए किससे, एग्जेम्प्ट से, और इधर भी 0 लिखना है हमें ताकि ये फर्क हो जाए, राइट। अब हमारी सारी आउटपुट वाली चीजें कवर हो गई, सारे नोट्स कवर हो गए। अब मुझे बताओ क्या लिखूं इसको बेटा, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। अच्छा जी बताओ आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ क्या है, ये प्लस ये 22, ऐसा ही है ऑनलाइन बेटा, ऐसा ही है। ओके शाबाश, ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब बताओ क्या करूं, लेस करूं, क्या नाम जरूरी है याद रखना, एडमिसिबल इनपुट टैक्स कहां से आएगा, वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 से। इसमें हमें 2 वर्किंग करनी पड़ती है। अब आते हैं पहली वर्किंग की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग 1 का नाम भी बताओ क्या लिखूं, अपॉर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स, राइट। ओके, ये आ गया इसका। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, इनपुट टैक्स चाहिए, कहां से लाऊं बेटा, ये इनपुट टैक्स फॉर द मंथ हम यहां से लाते हैं, ये हमारा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ हो गया, राइट। अब हमें देखना होता है एक स्टेप, चूंकि अभी आगे भी जाएंगे ना तो कुछ और भी। अब हमें पहले सवाल में क्या देखना है, अब देखना है कि क्या इसमें से कोई हिस्सा एक्सक्लूसिविटी के साथ टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ, इसका कोई हिस्सा एक्सक्लूसिविटी के साथ जीरो रेटेड में यूज हुआ, या इसका कोई हिस्सा एक्सक्लूसिविटी के साथ एग्जैम्प्ट में यूज हुआ। अगर हुआ तो वो माइनस कर लेंगे और जो बच जाएगा उसे अपोर्शन करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेजिडुअल। अब सवाल में क्या गिवन था कि कितनी परचेज किस सप्लाई में लगी, नहीं, तो सारा का सारा इनपुट क्या हो गया, रेजिडुअल इनपुट टैक्स हो गया, राइट। अब ये चीज आप आगे जब जाओगे जैसे 6-7 दिन के बाद, तो आपको इस लेवल पे भी सवाल करने पड़ेंगे कि कुछ हिस्सा लेस किया, बैलेंस को अपोर्शन किया। तो ये बात तवज्जो से सुन लो सारे। इस स्टेप के बाद एक सवाल पूछना होता है, क्या कोई इसका हिस्सा, इस इनपुट का क्या कोई हिस्सा एक्सक्लूसिविटी के साथ एग्जामिनर ने बताया हो, मसलन बताता कि इस इनपुट में से 38,000 का इनपुट या परचेजेस में से 3 लाख का परचेज एक्सक्लूसिविटी यूज हुआ जीरो रेटेड में, तो उसका अब इसका मतलब है एक्सक्लूसिव हो गया। तो आपको याद होगा इनपुट को पहले हम एलोकेट करते हैं। जैसे मैंने मिसाल बनाई थी, 3 रॉ मटेरियल्स और एक पैकिंग मटेरियल, तीनों एलोकेट हुए थे और पैकिंग अपोर्शन हुआ था। ये वही बात हो रही है यहाँ एलोकेशन पे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस सवाल में एलोकेशन था, नो, क्योंकि इसने सवाल में डेटा ही नहीं, तो सारा हो गया इनपुट टैक्स। अब हमें चाहिए बेटा अपने हिसाब से, आप चूंकि नोट्स कर रहे होते हो, मैं एक्सेल पे कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा आसान है, आप अपने हिसाब से, जो एक्सेल पे भी, तो मैं वन नोट पे भी सॉल्व करूंगा सवाल। याद रखना कुछ बच्चों को वन नोट पे लिखने से समझ आता है, वो भी करूंगा, बट अभी लर्निंग फेज चल रहा है, इस वजह से मैं टाइम कैलकुलेशन का नहीं देना चाहता, एक्सेल की हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो हो गया टोटल इनपुट टैक्स। हमें चाहिए अब सप्लाईज। पहले हमें चाहिए टैक्सेबल सप्लाईज, उसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एग्जेम्प्ट, हमें चाहिए जीरो रेटेड की वैल्यू। कहां से लाऊं बेटा, ये तुम्हारे सवाल के ऊपर वर्किंग मौजूद होती है, ठीक है। आ जाओ जी, एग्जेम्प्ट पहले टैक्सेबल पे लाओ। एक ये क्या टैक्सेबल वैल्यू थी बेटा, यस, मैं ये जो वैल्यू लिख रहा हूं ना, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जीरो रेटेड, ये सप्लाईज की वैल्यू है, सप्लाईज, ये सप्लाईज ला रहा हूं ताकि अपोर्शनमेंट कर सकूं। तो पहला ये है टैक्सेबल, और कौन सा टैक्सेबल है बेटा, ये भी टैक्सेबल है, यस, इस पे भी 18% लग रहा है, ये हो गया हमारा टैक्सेबल। दूसरा मुझे चाहिए बेटा एग्जेम्प्ट, कहाँ एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट किस है, अच्छा जी, फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, ये जीरो रेटेड हो गया, और फिर हम इसका कर लेते हैं क्या, टोटल, ये हमारा टोटल हो गया। अब अपोर्शनमेंट आसान है, लिखते जाओ करते जाओ। अब देखो यहां टैक्सेबल का हिस्सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इनपुट उठाया, मल्टीप्लाई किया इस टाइप से, डिवाइड किससे किया,
टोटल से। ये इनपुट का वो हिस्सा हो गया जिसका ताल्लुक किससे टैक्सेबल से। तो क्या होगा ये बोलो, क्या होगा, ये ही डिडक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्या है बेटा, हमने इसे उठाया और फिर मल्टीप्लाई किया इससे और डिवाइड किया टोटल से। ये क्या हो जाएगा, नहीं यार मैंने आगे पीछे किया है ऑर्डर, रटा क्यों लगा रहे हो, ये होगा डिसअलाउ। ओके ऑर्डर मैंने आगे पीछे किया हुआ इसका। अब मुझे बताओ अमाउंट, यहां आया इनपुट का ये अमाउंट, मल्टीप्लाई किया हमने टाइप से, डिवाइड किया हमने टोटल से, क्या होगा ये बेटा। अच्छा ये फिगर सारी ठीक है आप लोगों की, चेक कर लो टैली हो रही है चीजें, तो इसका मतलब शाबाश गुड हो गया। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या बेटा बोलो, वर्किंग टू 90%। इसको हम लिखते क्या है बोलो, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स, शाबाश, इक्वल टू 90% नहीं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। बेटा ये कर गए ना, यकीन करो एग्जामिनर के पास कोई वजह ही नहीं है आपके मार्क्स काटने की, मतलब वजह ही नहीं छोड़ोगे अगर तुम ये डिस्क्रिप्शंस के साथ सवाल ऐसे कर गए। और जितना सेल्स टैक्स पक्का करोगे तुम्हारे पेपर पास होने के चांस पहले दिन बता चुका हूं। 30 में से 25, 10 में से 5, 25 और 5 कितने हुए 30। अब पास होने के लिए 20 चाहिए और मार्क्स है 60, तो नॉट ए बिग डील, बस थोड़ी मेहनत करनी हमने शुरू में, पहला रन तेजी से लो ताकि सेकंड रन लिया जा सके, तो ये चीज हम उसकी एफर्ट कर रहे हैं बेटा। ओके नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, हेल्प करो भाई। अब मुझे क्या चाहिए, नहीं यहां मुझे क्या चाहिए, इनपुट टैक्स पहले लाऊंगा वो इनपुट टैक्स जो डिडक्ट होने जा रहा है ना, कौन सा इनपुट टैक्स लाऊंगा जो आफ्टर क्या होगा, अपोर्शनमेंट डिडक्ट होने जा रहा है। कौन सी फिगर है जो आफ्टर अपोर्शनमेंट डिडक्ट होने जा रही है बताओ, कौन सी, ये फिगर है टैक्सेबल वाली, आगे चली जाएगी बस। ओके अब मैं चूंकि बहुत एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा ना, तो इसमें कुछ एक आध और एंट्रियां भी आएंगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, लोकेट करवा रहा हूं। पहली फिगर होगी वो इनपुट टैक्स जो टैक्सेबल से ताल्लुक रखती है और आफ्टर अपोर्शनमेंट आ रहा है, वो फिगर आ गई। अब मैं क्या करूंगा बेटा, 90% निकालूंगा, ठीक है 90%, किसका 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। बताओ 90% ऑफ आउटपुट, ये तुम्हारा सवाल है और ये आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ है, इस पे आप लगाओ 90%। बताओ क्या करूं, whichever is, तो उसको क्या लिखूंगा, एडमिसेबल मिल जाएगा मुझे, राइट। जो भी अमाउंट इधर होगा whichever is लोअर क्या बन जाएगा, वो क्या होगा, कहेंगे क्या उसको, यही तो है एडमिसेबल इनपुट टैक्स बेटा, यहीं से तो जवाब मिला। अब कौन सा लोअर इन दोनों में से, टोटल इनपुट टैक्स, मैंने एक जुमला लिखवाया था नोट्स में, देखो मैंने क्या लिखवाया था, टोटल इनपुट ले लो या 90% के बराबर हो whichever is, तो इसमें क्या मिल रहा है, 90% के बराबर मिल रहा है या टोटल मिल रहा है, टोटल। क्यों, क्योंकि लिमिट के अंदर है, तो जितना इनपुट था वो सारा हमें मिल गया, 90% की लिमिट नहीं लगी उसकी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि उसका लिमिट बहुत बड़ा था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ऊपर, यहां लिखूंगा, ये पहले लिख चुका हूं, लेस एडमिसेबल इनपुट टैक्स, वर्किंग 1 और 2 से गुजर के हमें पता चल चुका है कि ये अमाउंट क्या है और वो अमाउंट ये है। ऑनलाइन बेटा ऑल क्लियर, यहां तक ठीक था आप सबका जवाब, किसी को कोई गलती सामने आई है ऑनलाइन बच्चों की बेटा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई टेंशन नहीं है, क्या लिखूं, नहीं नहीं नहीं, पहले सेल्स टैक्स लायबिलिटी निकालो और वो होगा आउटपुट टैक्स से, ये एडमिसेबल माइनस हो गया। अब ऐड करो, क्या, फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स के लिए बेटा हमें वैल्यू चाहिए, कौन सी, सेल टू अनरजिस्टर्ड, और कितने परसेंट लगाऊं, 18% लगा दूं, 18% नहीं, ये फर्दर पहले 18 हो चुका होता है, तो इसका 3% आएगा।
और ये अब आपको मिल चुका है क्या, टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब सच्ची से बताना, झूठ नहीं बोलना, किस किस का ये जवाब था? वाह, ऑनलाइन बेटा सीरियस बताना, झूठ नहीं बोलना बेटा। शाबाश बेटा, गुड हो गया, ये जवाब है बेटा। ये देखिए एडमिन ने सही किया है। अच्छा अब एक और भी है चीज इसमें, बोलो क्या लिखूं? सेल्स टैक्स रिफंड या रिफंडेबल, ये कहां से आएगा बेटा? ये वाला होगा, जीरो रेटेड वाला। अच्छा एक चीज और भी आ सकती है, सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं मगर आ सकती है ना, कहां से आएगी बताओ, कहां से आएगी? वो आती है यहां से। अगर इसका कोई हिस्सा 90% की लिमिट की वजह से बच जाए, वो कैरी फॉरवर्ड कहलाता है, और वो इसके बाद हम लिखते हैं। भाई ये सारा कुछ आ गया आपका, 90% की लिमिट वाला सब कुछ हो गया। अब इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ अब चंद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सीखते जाओगे ऐड होता जाएगा। मैं आपको बताऊं, इससे सवाल नहीं हटेगा, कितना भी मुश्किल बना देंगे ना, तरीकेकार यही होगा। एक दफा रिपीट करते हैं स्टेप्स को। पहला स्टेप होता है हेड नोट्स, दूसरा आज हमने इनपुट के साथ क्या किया, दो नई चीजें की, एक तो इंपोर्ट ऐड कर दिया और दूसरा एडजस्टमेंट्स करवाई, मगर फिर भी हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तीसरा स्टेप होता है आउटपुट, चौथा होता है वर्किंग में हम दो वर्किंग करते हैं, अपोर्शनमेंट और उसके बाद सेल्स टैक्स लायबिलिटी, उसमें फर्दर टैक्स ऐड करते हैं, फिर डिस्क्लोजर्स। अब मुझे ना अभी टाइम है बेटा, 5 मिनट है, सबर सबर। किसने बोला आपको? भाईजान ये मैंने खुद अभी अभी बढ़ाया है, अभी बढ़ाया। आपको किसने कहा मैं टाइम टेबल से जा रहा हूं? मैंने तो अभी बढ़ाया 5 मिनट। रुको बस एक बात सुनो, मैं किसी ट्रेनिंग में गया, सुनो बेटा, मैं किसी ट्रेनिंग में गया देखो, और ट्रेनिंग में जो डायरेक्टर ट्रेनिंग होता है ना, वो क्या करता था, अब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं तो ट्रेनिंग्स हर ग्रेड में जाने से पहले ट्रेनिंग कराते हैं, जी ट्रेनिंग करो ताकि तुम्हें जो है ना हायर स्किल्स मिल जाएं, फिर तुम आगे बढ़ोगे। तो एक ट्रेनिंग में मैं गया, और सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लोग होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं हर जगह के, हर डिपार्टमेंट के। तो सीएसएस का यही फायदा है बेटा, सीएसएस का फायदा ये है कि बहुत ज्यादा इंसान जल्दी ना ग्रेड प्रमोट होता सीनियर बन जाता है, बाकी जगह तो पूरी उम्र ये ग्रेड पे निकल जाती है। तो बहरहाल वो जो हुआ ये कि एक डायरेक्टर ट्रेनिंग था, कहता है जी मैं तो ट्रेनिंग खुद भी आपको वॉच करूंगा कि कौन क्या कर रहा है। तो क्लास के पीछे आके एक चेयर लगवा के बैठा होता था। वो ट्रेनिंग, जो भी लेक्चरर आते थे ट्रेनिंग देते थे, फिर देखता था क्या है एक्टिव वगैरह, इस तरह करके ना सवाल वगैरह करना, वॉच करता था साहब। तो नंबर उसने देने थे जिसकी बेसिस पे हमारा फिर प्रमोशन वगैरह तय होना था। तो एक दिन ना किसी ने कहा कि यार वो बैठा हुआ है कुछ बोल ही नहीं रहा। तो उसने कहा सर आप भी तो बोले, आप भी तो माशाल्लाह इतने तजुर्बेकार, पता नहीं क्या क्या आपकी सर्विस रही है। तो उसने कहा कि नहीं बेटा मैं सुन्नी हूँ। हमने कहा यार ये बात क्या कर दी, हमने से थोड़ी पूछा था कि तुम कौन हो। उसने कहा सर आप कुछ बोले, शायद आप हमारा सवाल नहीं सुने, हम आपको बोल रहे हैं कुछ आप भी तो तजुर्बा शेयर करें। कहता नहीं बेटा मैं सुन्नी हूँ। हमने कहा ये क्या जवाब दे रहे हैं? कहता मैं सुनता ही रहता हूँ। सुनिए क्यों? क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ, मेरा काम सिर्फ सुनना है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनो, ठीक है, बोलो नहीं, चुप करके सुनो। कितने स्टेप्स हो गए, नंबर कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, बोलना नहीं है, कितने हो गए, 6। अब इस 6 के अंदर हमने एडवांस्ड लेवल को टच कर लिया है, ओनली 6 पॉइंट्स। मैं आपको एक सबक यहां से सिखाना चाहता हूं, एक लर्न करो लेसन बेटा, कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक नहीं 10 तरीके हो सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ो, इंटरेस्ट डेवलप ना हो या तुम्हें मुश्किल लगे, ये तवज्जो से, इसलिए तो कहानी सुनाई थी कि सुनो मेरी बात तवज्जो से, कि सुनो, एक बात बताने जा रहा हूं। और वो बात क्या है कि इसी सब्जेक्ट को यकीन करो, अगर मेरी एक्सपर्टीज नहीं होती या मैं ना समझता, ये मेस क्रिएट हो जाता, मेस हो जाता। तुम कहते ये सब्जेक्ट बुरा है, तुम कहते यार सब्जेक्ट बोरिंग है। कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता,
इसको दो लोग या दो चीजें बोरिंग कर देती हैं, एक आपका टीचर और दूसरा आपकी बुक। या तो बुक आप ऐसी यूज करते हो जिससे चीजें समझ ही नहीं आती, या टीचर ऐसा होता है जिसकी वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं होती। तो कोई अब 6 पॉइंट में एडवांस लेवल को टच कर रहे हैं, 7वां छोटा सा पॉइंट है जो पिछले की एडजस्टमेंट है, हो गया एडवांस लेवल, फिर हमारी सिर्फ प्रैक्टिस है और एट स्टेक 19 मार्क्स है। इसी तरीके से अगर तुम कोर्स कवर करोगे तो प्रैक्टिस के थ्रू ही पढ़ाऊंगा बेटा, प्रैक्टिस के थ्रू ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं सिर्फ नोट कराना चाहता हूं आपको, अब बोल सकते हो तुम, अब इजाजत है। मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ कि पॉइंट नंबर 1 क्या था। ओके, पॉइंट नंबर 2 ऑनलाइन बेटा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 90% रूल। अब देखें 90% रूल की एक एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है, 90% रूल की एक एडजस्टमेंट है, मगर मैं उस 90% की एडजस्टमेंट को सेपरेट काउंट करना चाहता हूं, सेपरेट नंबर देना चाहता हूं। सेपरेट नंबर क्या है, नंबर 7। नंबर 7 बेटा सिर्फ एडजस्टमेंट है, जिसके मुताबिक 90% रूल फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट अब कुछ बेहतर है, अंग्रेजी में लिखा था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स। फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि सेल्स टैक्स में अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिक्स एसेट बोले जा रहे हैं, वो पुराने दौर का फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अब वो फिक्स्ड ही पुराने, तो इसीलिए कभी उसको फिक्स एसेट बोलता है एग्जामिनर, कभी उसको कैपिटल गुड्स बोलता है। ये वो चीजें हैं जिसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर हो, जैसे गाड़ी, इक्विपमेंट्स, मशीन, खास तौर पे मशीन परचेज हुई। अब आप सवाल किसी के पास अगर हो या किसी ने पिक्चर बनाई हो, जो हमने मार्च 19 वाला था, उसमें आखिरी केस में एक परचेज आ रही थी, मशीनरी की परचेज आ रही थी, इसलिए मैंने उसको रोका हुआ था। 4th केस में एक परचेज आ रही थी मशीनरी की, इसकी वजह से मैंने रोका था। अब जरा देखो कितना आसान है, इम्प्लीमेंट आसान नहीं है, वो मैं कराऊंगा सवाल, वो डी मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, मगर सीख लो पॉइंट कितना छोटा है, जिसके मुताबिक फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स की परचेज हो। अगर किसकी परचेज है, फिक्स एसेट्स या, तो इस केस में 90% रूल डज नॉट अप्लाई। चले भाई, ये हो गया पॉइंट आपका, सिर्फ इतना सीख लो बस। अब ये डज नॉट अप्लाई का फिर प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। मगर पॉइंट नंबर 7, सीरियल नंबर 7 क्या है, 90% रूल किस पे अप्लाई नहीं होता बेटा, बस इतना याद कर लो। अगली क्लास में अब मैं कुछ करवाऊंगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। ऑनलाइन बेटा हो गया था, कोई सवाल बेटा? बेटा इनकम टैक्स वैसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, तो सारा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि तो इनकम टैक्स वैसे ही पढ़ाएंगे हैं, टाइम एक्स्ट्रा टाइम। हाँ बेटा, ये एप्लीकेबल है 2022 यार असल में ना स्लाइड से चेंजेस है, मगर लेट मी चेक। देखो एप्लीकेबल जो है
मगर इसके आईकेएफ की बुक प्रिंट होता है, प्रिंट कर लेते हैं ना, आप जैसे किसी ने प्रिंट कर लिया। आईकेएफ की पॉलिसी ये है बेटा कि 4 महीने के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो पूछी जाती है, वो नहीं पूछी जाती, उसके बाद पूछी जाती है। जैसे देखो इस दौरान कोई अपसाइड डाउन चेंजेस नहीं है, हल्की फुल्की है, तो तुम यूज कर सकते हो। इसको यूज करूं या फिर दूसरी वापस कर सकूं? नहीं करो, ये कुछ टाइम वेट कर लीजिए, पता नहीं पहले मुझे एक चीज चेक करने दो। नहीं वो आईकेएफ की वेबसाइट पे देख लोगे ना बेटा। वो तो पीडीएफ डाउनलोड कर ली मैंने, कर लिए ना, लेकिन पीडीएफ में पढ़ा नहीं जाता। ये देखो ये न्यू जनरेशन है, लाइक 22 की है, अभी नहीं आए, नया एडिशन आया तो बुक करवाना, तो ये चल सकती है। नहीं 22 भी है तो यार नहीं असल में वो 22 23 काउंट होता है ना, 22 23 काउंट होता है, ठीक है, 22 23 इस तरह जाता है। ये देखो आप अपनी पीडीएफ निकालो, ये पेज चेक करो, बस आपने अपडेटेड आईकेएफ की पीडीएफ डाउनलोड की है ना, उसको उठाओ, ये चेक करो, अगर वो 18 है तो फिर इसको यूज नहीं करो, सही, अगर उसमें भी 17 लिखा है तो यूज करो, ठीक है, बस ये चीज है। ये पेज देखो, ये रेट देखो, पीडीएफ आईकेएफ की लेटेस्ट पीडीएफ के अंदर ये क्या लिखा है, 18 है, उसको प्रिंट करवाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा भाई ऑनलाइन अपॉर्चुनिमेंट बता दें अब्दुल हाजी बेटा मोहम्मद हमजा सारा टेक्स्ट बेटा मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। देखो कोर्स मैं इस तरह करूंगा, क्योंकि वो मैंने वो कुछ बच्चे ने पूछ रहे थे कि सर वो आप जो है कुछ कोर्स का टॉपिक शेयर करते हैं, बेटा छोटा सा टॉपिक मैं शेयर करता हूँ, तो कोर्स नहीं शेयर करता, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे असिस्टेंट हैं, मगर मैं इस दफा क्या करूंगा कि जो टॉपिक भी एक छोटा सा टॉपिक में चूंकि देखो मुझे प्रैक्टिस करानी है, तो टाइम के हिसाब से जाऊंगा ना बेटा, या तो मैं ना कराऊं या मैं कुछ एक थ्योरी का टॉपिक शेयर करके और वो टाइम में लगा दूं प्रैक्टिस पे, तो इसीलिए मैं एक टॉपिक सर समीर से शेयर करता हूं जो मेरे ही स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह इस वक्त EY में काम करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसका मैंने बेटा एक हल निकाला है। अगर आपको अब्दुल हाजी या जो भी बच्चा है जिसको सारे कोर्स का टेंशन है, तो बेटा जो टॉपिक मैंने जैसे एक आध टॉपिक होता है छोटा सा, वो समीर से शेयर करूंगा, बट मैं खुद उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है, तो 100% कोर्स करवाऊंगा तुम्हें, टेंशन ना लो, ठीक है, सारा सेल्स टैक्स सारा मैं कराऊंगा, इनकम टैक्स का एक टॉपिक मैं सिर्फ समीर को देता हूँ और एक थ्योरी की एक छोटी सी चीज है, मगर मैं आपको रिकॉर्डिंग अपनी दे दूंगा, ठीक है, अगर कोई शेयर भी करूंगा तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। और मैंने पढ़ाना इसी तरीके से बेटा, प्रैक्टिस बेस्ड, क्योंकि ये यार पेपर बना नहीं निकलता। चलो आप पूछो। ये सर ये बोल रहे हैं जब हम सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड निकालते हैं तो कह रहे टोटल इनपुट टैक्स आएगा कंपेयर करने के लिए, एडमिसिबल आएगा सर, डिडक्टेबल आएगा ना खाली। हाँ मैं बताता हूँ, एडमिसिबल मतलब ये भाई एडमिसिबल की बात पूछ करूंगा। ऑनलाइन बेटा सिर्फ 1 सेकंड वेट कीजिएगा, जिसका सवाल है ऐसे जाना नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या हुआ, एक मिसाल ले लेते हैं, हमारा इनपुट टैक्स था, टोटल इनपुट टैक्स था टोटल 100, हमारी 90% लिमिट बनती है 80, 80 का मतलब है कि हमें 100 में से 80 तक मिल सकता है, 20 कैरी फॉरवर्ड होगी, बस मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। भाई ये हुई है, जैसे यहाँ पे इनपुट टैक्स था, ये डिडक्टेबल था। हाँ इसको रखें, ये अपोर्शन करके आपने डिडक्टेबल बना दिया, इसको ले जाओगे लिमिट में। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा हो जाएगा ना। नहीं रुको मुझे जरा ये मुझे जरा आप अपना आप समझने दो। देखिए अपोर्शनमेंट में पहला ये था डिडक्टेबल, राइट, इसको लेके गए वर्किंग 2 में, इधर लेके आए आपने ये रखा इनपुट टैक्स, 90% लिमिट ये रखी, 90% लिमिट अगर इससे कम है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, इससे कम है, इससे कम है, इससे ज्यादा है ना तो सारा इनपुट मिल गया हमें जी। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि ये कम आए कभी, जी कम 90%, हाँ जो भी है आउटपुट का 90%, जी। जब ये वाला ये अगर अजम्पशन ले लो कि ये 1 लाख है, ये कितना है, ये तकरीबन 12 लाख था ना, तो 10 लाख है, ये 10 लाख है, इधर 10 लाख आया, तो 10 लाख तक इनपुट मिलेगा इधर, इन विचएवर इज लोअर, हाँ ये 10 लाख यहाँ लोअर है, बाकी इनपुट का ऐसा कैरी फॉरवर्ड,
अब क्लियर? ये वाला अच्छा, वाला तो टोटल नहीं इनपुट नहीं ना। आएगा, हाँ? टोटल इनपुट नहीं आएगा। ये तो नहीं 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 नहीं, तो सही, लिमिट सही। का क्या फायदा हुआ फिर? सही, तो सही। लिमिट थोड़ी लगी, ठीक है सर, ये वो तो फिर हमेशा फिर लिमिट को छोड़ ही दो। ठीक है, आपसे बात हुई थी हाँ। वली, अगर आपको एक सेकंड रुको, मैं ऑनलाइन के दो सवाल का जवाब दे दूं फिर मैं आपसे, ठीक है? अच्छा बेटा, ऑनलाइन आपका सवाल क्या है बेटा? एक आध बच्चे का सवाल है जैसे अपोर्शनमेंट बता दे। अच्छा बेटा, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है? ये देखो बेटा, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ये है। अब्दुल आदि हो बेटा, देखो अपोर्शनमेंट का क्या मतलब है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। अगर तुम्हें अपोर्शनमेंट के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मैं तुम्हें एक नए तरीके से सिखाऊंगा। पहले बताओ क्या मसला है? अब्दुल आदि, अपोर्शनमेंट के कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें दिक्कत है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो मुझे बता दो। यह समझ आ चुका है? सर कॉन्सेप्ट क्लियर है बट इस क्वेश्चन में, ओके ठीक है, ओके सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये देखो बेटा, ये हमने लिया बेटा इनपुट टैक्स सारा का सारा, ठीक है? ये इनपुट टैक्स यहाँ रखा हमने। अब हमने देखना है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में टैक्सेबल भी मौजूद था, एग्जाम्प्ट भी था, एक्सपोर्ट यानी जीरो रेटेड भी था। तो 3 हिस्से करने हैं। तो मैंने क्या किया, ये देखो इसके 3 हिस्से कर दिए। ये मैंने सिर्फ डेटा यहाँ लिखा है, आप इसको किसी और तरीके से लिखो, ठीक है ना? मैंने ये सिर्फ यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये डेटा लिखा हुआ है ताकि फिगर्स, आप इसको ना छोड़ दो। ये 3 चीजें हो गई। ये देखो अब दी, ये था बेटा डेटा, ये टैक्सेबल की वैल्यूज हैं, सेल वैल्यूज, एग्जेम्प्ट की सेल वैल्यूज, जीरो रेट की सेल वैल्यूज और टोटल सेल, ठीक है? अब इस अमाउंट को इसकी बेसिस पे अपोर्शन करना है। तो मैंने क्या किया, ये अमाउंट कैसे वर्कआउट किया? सबसे पहले मैंने इससे उठाया, ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ बेटा। ये अमाउंट है अपोर्शनमेंट का, मल्टीप्लाई करता हूं मैं टाइप से, डिवाइड करूंगा मैं टोटल से, ऐसे ही तो होता है ना अपोर्शनमेंट। ये फिगर आ गया। इसी तरीके से मैंने दूसरा ये किया, देखना जरा, ये मैंने उठाया अमाउंट, ये इनपुट टैक्स का, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया टाइप से, एग्जाम्प्ट की टाइप से, और डिवाइड किया टोटल से। ये तो वही जवाब आ गया। लाइकवाइज ये देखो, ये हमारा इनपुट टैक्स है, मल्टीप्लाई किया जीरो रेटेड की सेल से और टोटल से डिवाइड किया। क्लियर हो गया बेटा? अब्दुल आदि क्लियर? ओके शाबाश। और कोई सवाल बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मोस्ट वेलकम बेटा। और कोई सवाल? ओके मैं अभी भी इधर ही हूँ बेटा। मैंने जैसे कहा था क्लास के बाद जितने सवाल पूछने होते हैं मैं अवेलेबल होता हूँ। आपको कोई सवाल है या डिस्कस करना? सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी। हाँ। कि मेरा घर बहुत दूर है। चलो मैं रिक्वेस्ट को डिस्कस करता हूँ। सवाल पहले ये क्लास एंड कर लूँ, तो चूंकि डिटेल में डिस्कस करनी होगी ना, तो फिर मैं इसको एंड कर लूँ पहले। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। और इस सवाल को जिसको भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दफा दोबारा पूरा सवाल खुद सॉल्व कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।